अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अवैस इकबाल। मेरा ख़्याल है मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अवैस को सब जानते हैं। अवैस का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया अवैस, सबसे पहले क्या आप आएँ? कैसी हैं आरज़ू? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अगर वो बात यहाँ दोहरा देंगे जो आप मुझे शो से पहले मेरे शान में बता रहे थे, तो मेरे व्यूअर्स को भी मैं पता लग मैं जाए कि आखिर वो कौन बिल्कुल, साहब हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अभी 2-3 दिन पहले अल्लामा यासिर नदीम वाजदी के मदरसे में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, जो कि मेरी रिहाइशगाह से तकरीबन 1 घंटे के फ़ासले पर है। तो जैसे ही गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्या आप भी आरज़ू काज़मी की तरह हिंदुस्तान में हिंदुओं को खुश करके और इस्लामोफ़ोबिया को कैश करके सिर्फ़ और सिर्फ़ रेटिंग लेने के चक्करों में हैं? तो मैंने उन्हें कैटेगोरिकली ये वाज़ेह किया कि मेरी बहुत सी जो ओपिनियंस होती हैं, उनके ऊपर वहाँ से भी इख्तलाफ आता है। मैं किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज़ करने के लिए अपनी ओपिनियन नहीं देता हूँ, क्योंकि किसी को खुश करने और नाराज़ करने के लिए जो अपनी ओपिनियन देने वाले होते हैं, उनको उर्दू ज़बान में जो कहते हैं वो यहाँ के लिए एक मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। मैं वही कहता हूँ जिसको मैं ठीक समझता हूँ, चाहे मेरे साथ 1 बंदा खड़ा हो, चाहे मेरे साथ 1 करोड़ बंदा खड़ा हो आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं कोई बात गलत बता रही होती हूँ, अगर हम बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम की, चाहे वहाँ पे जो प्रोग्रेस हुई है, चाहे फॉरेन पॉलिसी, चाहे इकोनॉमी, तो अगर मैं गलत बता रही हूँ, तो बिल्कुल मुझे पॉइंट आउट कर देना चाहिए कि मैं गलत बता रही हूँ। उनका तो बहुत बुरा हाल है, वो तो आईएमएफ के सामने खड़े रहते हैं और हमारा बहुत अच्छा हाल है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि आखिर लोगों को इतना ज़्यादा भारत फ़ोबिया क्यों है और ज़रा-सी अगर बात की जाए तो इतना नाराज़ क्यों हो जाते हैं। लेकिन आज हम फिर उनको नाराज़ करने वाले हैं और हम फिर यही बात करेंगे। और अवैस, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से देखते हैं जो इंडिया में प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इकोनॉमी हो और कई दूसरी चीज़ें। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान में ये सब कुछ अचीवमेंट्स हमारे पास क्यों नहीं हो पाई? वेल बहुत अच्छा टॉपिक है आरज़ू आपका। इस वक़्त अगर आप अमेरिका की वाइस प्रेज़िडेंट से लेकर अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ के हेड्स देख लें, आप भारत की साइंसी मैदान में तरक्की देख लें, आप स्पेस रेस देख लें, आप भारत की एजुकेशनल सेक्टर के अंदर तरक्की देख लें कि हर साल सिर्फ़ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के अंदर लाखों की तादाद में भारतीय तलबा जो पढ़ने आते हैं। आखिर क्या वजह है कि एक ही खित्ते के अंदर एक ही जो मुल्क था 1947 में जिन्ना साहब ने उसकी जो गैर ज़रूरी तक़सीम की थी, उसके नतीजे में एक गैर फ़ितरी रियासत वजूद में आई थी। तो उस गैर फ़ितरी रियासत ने अपने बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशनल पॉलिसियाँ नाफ़िज़ की, उसकी वजह से आज हम भारत से इतना पीछे रह गए हैं। मैं अक्सर एनालॉजी दिया करता हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, कि हर नॉर्थ कोरियन जो है वो साउथ कोरिया की तरक्की को देखकर रश करता है। इसी तरह हर पाकिस्तानी जो है वो भारत की तरक्की को देखकर रश करता है। और हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देखा कि वो पाकिस्तान का जो अटारी सेक्टर है, उसके ऊपर ना बॉर्डर की तस्वीर थी। उस पर लिखा था कि सरहद के उस पार जो है तेल इतने का है, इस पार तेल इतने का है। सरहद के उस पार बिजली इतने की है, सरहद के इस पार बिजली इतने की है। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान कभी भी अपने लोगों के लिए एक वेलफेयर स्टेट नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान हमेशा से एक सिक्योरिटी स्टेट बनना चाहता है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की ये जो पॉलिसी है, इसी वजह से आज लोग पाकिस्तान से निकलने के ऊपर कोशिशें करते रहते हैं। एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग जो होती है ना, अब वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है। एक इंडियन जब अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वापस बैंगलोर जाए, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, अपने अपनों के दरमियान रहे, अपनों को सर्व करे। इस वजह से आप देख रही हैं कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो तेजी से श्रिंक हो रही है और बाकायदा से एयरपोर्ट पर एक दूसरे को आंसुओं के साथ मुबारकबाद दी जाती है कि तुम तो इस दोजख से निकलो, जो कि बहुत ही हार्ट रेंचिंग है आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इसी वजह से पीछे रह गए, या आपको लगता है कि इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई कि इकोनॉमी को ठीक किया जाए, या फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, या एजुकेशन सिस्टम कुछ बेहतर हो जाए?
ये चीजें करने में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरी कंट्री हमें रोक रही है या कोई और आके हमें पकड़ रहा है कि ये मत करो, जबकि भारत को आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पहुंच चुका है। हमारे लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाना जरूर चाहते हैं, यहाँ पर नारे लगाते हैं वो इस्लाम इस्लाम करके, लेकिन जब जाते हैं तो किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से आरज़ू काज़मी किसी भी इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन नेवी से और इंडियन आर्मी से जो उनके टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, जिनमें एयर मार्शल्स हैं, एडमिरल्स हैं, जनरल्स हैं, किसी भी 10 लोगों का इंतखाब करें और आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के 10 जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, एडमिरल्स हैं, जनरल्स हैं, 10 लोगों का इंतखाब करें और उन 10 लोगों की दौलत का बाहमी तकाबुल करें और उसके बाद आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। जब जोंक की तरह पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के लोगों के रिसोर्सेज को ड्रेन करती है, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने के लिए पैसे, इंडस्ट्री पर लगाने के लिए पैसे, एजुकेशन पर लगाने के लिए पैसे कहां से आएंगे आरज़ू? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आखिर इस चीज़ को कहीं तो रुकना होगा। और इस वक़्त जैसे हम भारत की बात करते हैं, जब भारत के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करी, प्राइम मिनिस्टर तो ख़ैर हैं ही, लेकिन कोई और मिनिस्टर भी जब दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, जिस तरह से उनकी रिस्पेक्ट होती है, जिस तरह से उनको रिसीव करने के लिए लोग आते हैं, हमारे लोगों को कोई लेने नहीं आता। आपको याद होगा इमरान खान अमेरिका गए थे, तो खुद ही बस-वस पकड़ के पहुँच गए थे। उनको कोई लेने ही नहीं गया था। एक छोटा-सा वो बाथरूम रग सा सामने डाल दिया गया था, उसपे भी बड़ा हंगामा हुआ था। तो हमारे मिनिस्टर्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हों, कुछ महसूस नहीं करते क्या ये लोग? आरज़ू जब आपके घर कोई अमीर रिश्तेदार आता है तो आपके घर वालों की आओ-भगत में फ़र्क होता है और जब आपके दरवाज़े पर घंटी बजती है और अल्लाह के नाम पर भीख माँगी जाती है, तो आपके रिस्पॉन्स में फ़र्क होता है। अगर तो आपका मूड अच्छा होगा तो आप उस फ़कीर को 50-100 रुपए देकर रुख़सत कर देंगी और अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा, तो आप उसे धुतकार कर निकाल देंगी। मसला ये है कि पाकिस्तान ने अपनी शोहरत को बहुत मेहनत से ख़राब किया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया है कि हम एटमी गदागर हैं, हमारी जो डिफेंस है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों के तन पर कपड़े हैं या नहीं, हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, हमारी बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है या नहीं, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत ही अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया कि जब पाकिस्तान की हुकूमत का कोई वफ़द जाता है और भारतीय हुकूमत का कोई वफ़द जाता है, तो दोनों की आओ-भगत में, दोनों की रिसीविंग में फ़र्क होता है। 2 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ना आईएमएफ से मुज़ाकरात चल रहे थे। उन दिनों मैं नियो टीवी लाहौर में मुलाज़मत करता था, तो हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें बताया कराची से कि पाकिस्तान का जो मुज़ाकराती वफ़्द है, जो कि कतर के जिस होटल में ठहरा हुआ था, उन लोगों ने 8 कमरे बुक किए थे उस 5 स्टार में, ये लोग भीख माँगने आए थे और आईएमएफ का जो वफ़्द था, उन लोगों ने 2 कमरे उसी होटल में बुक किए थे, जो कि इनको इमदाद देने आए थे। तो इस तरह से जब भीख माँगने वालों का जो रवैया है, वो इस तरह का होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपकी दुनिया में कोई भी इज़्ज़त करेगा। आज मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने रेज़ करना चाहता हूँ और आप यकीन करें कि इसका जवाब मुझे खुद भी नहीं मिला और मैं चाहूँगा कि अगर हमारी ऑडियंस में कोई कमेंट्स में या वैसे हमें इसके बारे में गाइड कर सके या आप मुझे गाइड कर सकें कि बार-बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमें ये बताया जाता है कि आईएमएफ ने शराइत बहुत सख्त कर दी हैं। आईएमएफ ने बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े का मुतालबा किया है। आईएमएफ ने गैस की कीमतों में इज़ाफ़े का मुतालबा किया है, पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़े का मुतालबा किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकम टैक्स बढ़ाने का कहा है, लेकिन क्या आईएमएफ कभी ये मुतालबा नहीं करता कि आपकी जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसकी महंगी गाड़ियों को वापस किया जाए? क्या आईएमएफ कभी ये मुतालबा नहीं करता कि आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग मिनरल वाटर की बोतलें दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं, क्या उस अय्याशी के ऊपर काबू पाया जाए? क्या गैर मुल्की दौरों के ऊपर काबू पाया जाए? आपके जो टीए-डीए हैं, आपके जो अरकान असेंबली की शाह खर्चियां हैं, क्या उसके ऊपर काबू पाने के लिए आईएमएफ कभी फोर्स नहीं देता? इसकी क्या वजह है आरज़ू? यकीनन आईएमएफ ज़रूर सोचता तो होगा, अब कहता है या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यकीनन ये लोग कोई गोली दे देते होंगे, इनको अच्छा, बहुत से मेरा टोपी इसके ड्रामे ऊपर आते हैं। एक हाइपोथेसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसके ऊपर मेरा एक गुमान है और वो ये है कि आईएमएफ को पता होता है कि इनको हम जो डॉलर सरकारी खजाने में शिफ्ट कर रहे हैं, वो डॉलर इनके ज़ाती अकाउंट से वापस हमारे बैंक अकाउंट्स में आ जाएँगे। सो आईएमएफ नो कि बेसिकली दे आर न और उनकी एड भी चली जाती है, उनकी
नेकनामी भी हो जाती है और वही पैसे जो हैं वापस उनके पाकिस्तानी मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के अपने पर्सनल अकाउंट से होते हुए वापस उनके पास आ जाते हैं और उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का काम देते हैं। इसको कहते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। सो बेसिकली पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी इज working as friends with benefits against the people of Pakistan, against the well-being of people of Pakistan, Arzu. जाहिर है कि जो आम पब्लिक है उससे इनको क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि अगर कोई जो नौकरी पेशा है या मेहनत कर रहा है वो अगर अपने बिजली के बिल भर रहा है वो करे से जो ये जिनके हाथ में पावर है या जिनके हाथ में पैसा आता है उनको तो इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन एक चीज और है वैसे आजकल आपने भी देखा होगा एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैं तो तारीफ ही करूंगी अननोन गनमैन है कोई जो चुन चुन के मार रहा है। पता नहीं कौन है कहाँ से आता है और वो जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था ना कि छुप छुपा के हीरो आता था उड़ा के चला जाता था कोई उस किस्म की चीज है। क्या वजह है कि ये आपके ख्याल से कौन हो सकता है जो इन जितने ये सो कॉल्ड टेररिस्ट जो कहलाते हैं इंडिया में भी वांटेड है और यहाँ पर भी टेररिस्ट उन्हें कहा जाता है लेकिन खैर कुछ को साहब भी बोल देते हैं मगर ये कि आपके ख्याल से इनको कौन मार रहा है इतनी बहादुरी किसमें आ गई है? वैसे आरज़ू आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को कत्ल करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, वो क्या आपके पास हैं? क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है आपके पास है? पंजाब पुलिस में ना इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। जब उन्होंने किसी को मुकाबले में टपकाना होता है ना, तो उसको फुल फ्राई करना कहते हैं। जब उन्होंने किसी को मुकाबले में ज़ख्मी करना होता है ना, तो उसको हाफ फ्राई करना कहते हैं। तो बेसिकली आई ऑनेस्टली बिलीव दैट इट्स एन इनसाइड जॉब और जो कोई भी है वो इदारों के अंदर से अपनी स्कोर सेटलमेंट कर रहा है और उसका मोटिव जो है वो पर्सनल मोटिव्स और नेशनल मोटिव्स की एक एमलगामेशन हो सकता है आरजू। लेकिन ऐसे कैसे क्योंकि ये तो सब लोग खुद ही बनाए हुए थे खुद ही पाले हुए थे खुद ही आपको पता है यहाँ पे जिस तरह भेजा जाता है ट्रेनिंग होती है और कई बार बहुत से लोगों ने कहा लेकिन खैर लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे इमरान खान साहब गुजरे से सॉरी वो वाले नहीं गुजर गए मतलब सीट से हटे और जेल में आजकल तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे यहाँ तो बेताजा बहुत से 40,000 के करीब के कितने टेररिस्ट रहते हैं तो इनको खुद क्यों मार रहे हैं? क्या इनका रोल खत्म हो गया है? जरूरत नहीं रही? आरजू आरजू बात यह है कि जब गांव के चौधरी कुत्ते पालते हैं ना, तो हम्म उनकी तवक्को होती है कि वो कुत्ते जो हैं सिर्फ और सिर्फ देहातियों के ऊपर भौंकेंगे। लेकिन हम्म अगर वो कुत्ते अपने मालिकों के ऊपर भौंकना शुरू हो जाए ना, तो उसको गोली मार दी जाती है। इसी तरह से इमरान खान को ये गलतफहमी हो गई थी कि 2018 के इंतखाबात वो अपनी अवामी मकबूलियत के बायस जीते हैं और आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर उनका नाम और उनकी तस्वीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी है और अनवारुल हक काकड़ साहब ये कहते हैं कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। इसी तरह से ये तमाम लोग जो हैं अब बूढ़े एसेट्स हो चुके हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी बरादरी में सुबकी का रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से और ये चूंकि उनको ओन भी करते हैं, मैंने इससे पहले शायद किसी प्रोग्राम में जिक्र भी किया है हाफिज सईद साहब को दी जाने वाली सिक्योरिटी का और दीगर जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको दी जाने वाली सिक्योरिटी का। तो मसला ये है कि अब ये पाकिस्तान के लिए लायबिलिटीज ज्यादा हो गई हैं और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पॉलिसी शिफ्ट है वो भी आपको वाज़े नजर आती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है खोल दिया जाएगा और लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन अंदर आ जाएंगे। 40 साल तक वो रहेंगे और फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से एक बंदा उठेगा और कहेगा कि ये लोग हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो भी सेगमेंट जो है पावर पकड़ता है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट होना शुरू होती हैं और यही वो सबसे खौफनाक बात है जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट की डिसइंटीग्रेशन का और उसकी डिसोल्यूशन का बायस बनती है आरजू। मगर अभी आपने भी वैसे मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हाफिज सईद साहब बोलेंगे लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आती मैंने कि तंजन ये कहा है, मैंने तंजन कहा है। हाँ तो ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ मैं जब मेरी फिजियोलॉजी में सप्ली आई थी बी फार्मेसी में, तो मेरे अब्बा जी ने मुझे मुखातिब करके कहा था आइए अवैस इकबाल साहब मुबारक हो आपकी सप्ली आई है। तो ये मैंने तंजन कहा था। बिल्कुल सही लेकिन जितने इनके जो कहना चाहिए जो हेड्स हैं चाहे वो हाफिज सईद हो मसूद अजहर हो दाऊद इब्राहिम पता नहीं कौन कौन बहुत सारे नाम है वो इतनी लंबी लिस्ट है जी, उनमें से पुलिस भी किसी को अपॉन है। छुआ भी नहीं जा रहा ना उनकी तो सुना है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है
अगर खुद ही हम्म। टपकाते जा रहे हैं, सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रहे हैं? और इनका ये भी इल्जाम देखिए, है जो हामिद मीर साहब का। आप एक जब सेकंड, एक इमारत बनाते हैं ना, एक तो सेकंड, उस एक सेकंड। इमारत की कुछ ईंटें अवैध, निकाल के आहिस्ता-आहिस्ता उस इमारत को वीक करना शुरू करते हैं। जी। बिल्कुल। एक सेकंड, मैं ये कह रही थी, हामिद मीर साहब का कहना है कि जी भारत जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए। हुँ। ये इस पे भी थोड़ा-सा बताइएगा। जी। मेरा ख़्याल है कि हामिद मीर साहब को अगर कोई गोली लगी है, तो वो उन गोलियों का सिर्फ़ और सिर्फ़ कफ़ारा अदा कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब को मुख़ातिब करके कहा था और हामिद मीर साहब को फिर उस तरह से जियो टीवी से किस तरह पर्दा स्क्रीन से गायब किया गया था, तो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि हामिद मीर साहब को नौकरी वापस लेने के लिए उसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जूते चाटने पड़े जिस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को उनके वालिद वारिस मीर जो है मतून किया करते थे। अब मसला ये है कि हामिद मीर साहब अगर कोई भी बात करते हैं तो वो एक एजेंडा ओरिएंटेड होती है। आपको पाकिस्तान के सबसे प्रीमियर न्यूज़ चैनल पर अगर रात 8 बजे का स्लॉट मेंटेन करना है, तो वो आपको अपनी मेहनत से मेंटेन नहीं करना है, वो आपको जीएचक्यू के वो उठाने से मेंटेन करना है, जिसको लाहौर की लक्ष्मी चौक में बहुत शौक से खाया जाता है। मगर इतना क्या नशा होता है टीवी चैनल्स पे बैठने का, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी गलत बात करेंगे। और ये वो लोग हैं जिन्हें बताया जाता है कि जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे कुछ सीखो। अरे इनसे क्या सीखा जाए? झूठ बोलना। और ये अकेले की बात नहीं है, मेजोरिटी यही करती है। लेकिन अब फिर वही बात करूंगी, अवैस के जो उनके हेड्स हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या कोई भी हो, जो चीफ्स हैं इन सारी डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर तो हाथ नहीं डाला जा रहा, उनकी तो सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही। मैंने आपसे यही कहा ना कि इस सारे सेटअप पर आप एक बात को समझने की कोशिश करें कि मुझे यकीन है कि आप उसको पिक भी करेंगी कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कोई मोनोलिथिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आपको 1995 का मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का कू भी याद होगा, तो पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर लेफ्ट विंग भी है, पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर राइट विंग भी है, उसके बाद मिडल लेफ्ट विंग भी है, मिडल राइट विंग भी है और न्यूट्रल पोज़ीशंस पर भी ऑफिसर खड़े होते हैं। उनमें से जिस ऑफिसर का जो कैंप है, जो पावर है, स्ट्रांग होता है, उसके नतीजे में पॉलिसीज इंप्लीमेंट होना शुरू होती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट छोटे एसेट्स को रिमूव करके बड़े एसेट्स की नेचुरल डेथ का इसलिए भी इंतजार कर सकती है कि अगर ये बड़े एसेट्स रोग हो गए, इन्होंने अपनी जबानें खोल दी, तो उनको जिस मजीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा, वो पूरी दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड होगी आरज़ू। इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि अ, इलेक्शंस होंगे और नवाज शरीफ मुझे साहब आ मु जाएंगे? मुझे 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 लगता है कि इलेक्शंस हो जाएँगे और बार-बार ये जो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के अंदर थोड़ी-सी इलेक्शन के अंदर अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि आप लोगों ने जो सेटअप बनाया है, अनवारुल हक काकड़ साहब की कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है, चले मियाँ नवाज़ शरीफ के कुछ ताल्लुकात हैं और पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप इसमें जिस मर्ज़ी पार्टी के लिए वोट डालें, वो मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकता। आरज़ू, बहुत ही तकलीफ और बहुत ही दुःख से कहने वाली बात है कि 1970 में जब पाकिस्तान के अवाम शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, तो पाकिस्तान की फ़ौज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान के लोग जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, तो पाकिस्तान की फ़ौज जनरल ज़िया-उल हक के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान के लोग जब जनरल नवाज़ शरीफ के साथ थे, तो पाकिस्तान की फ़ौज बेनज़ीर के साथ खड़ी थी एंड वाइस वर्सा। इसी तरह पाकिस्तान के लोग जब 2018 में नवाज शरीफ के साथ थे, तो पाकिस्तान की फौज इमरान खान के साथ खड़ी थी और अब जब पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं, तो पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। इससे आप इन लोगों की ज़हनियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के अवाम की जो मंशा है, उसको अपनी मफाद के लिए, अपनी कंपनी पावर के लिए कितना हानिकारक समझते हैं आरज़ू। मगर इमरान खान के साथ कैसे खड़े? इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई थी, लेकिन उन्होंने आप काम तो बिल्कुल एक ठीक भी कह नहीं रही हैं। किया, एक भी पाकिस्तान का काम नहीं एक किया इमरान खान ने। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इमरान खान का आपसे बड़ा नाक़िद हूँ और आपको ये बात मालूम है। लेकिन मेरा मेरा फ़र्ज़ ये है कि पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान के लोग कारकर्दगी पर थोड़े वोट देते हैं। किसी को इमरान खान की ब डेल-डोल अच्छा लग गया, किसी को इमरान खान इस वक़्त लोगों के अंदर पॉपुलर है, वो अपने सिम्पैथी वोट की वजह
वजह से पॉपुलर है। जिस बेहुदा तरीके से जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को और उनकी पार्टी को क्रश किया है, भले वो पार्टी उन्होंने खुद बनाई हो, लेकिन जिस तरीके से इस पार्टी को क्रश किया गया है, उस पार्टी के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा हो गई है। और ये बाकायदा एक रिएक्शनरी वोट है। जिस तरह से बेनजीर भुट्टो की वफात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का वोट पड़ा था, वो किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं पड़ा था। पाकिस्तान का जो वोटर होता है ना, अगर वो वोट कास्ट करता है तो वो अपनी इंपल्सिवनेस के ऊपर कास्ट करता है, वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर कास्ट नहीं करता है कि किसी जमात का मंशूर क्या है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान ने अपने 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, लेकिन अगर इमरान खान को अपनी मुद्दते हुकूमत पूरी करने दी जाती तो पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को लात मारकर बाहर निकाल देते। लेकिन इन्होंने चूंकि मुद्दत पूरी नहीं करने दी, उन्होंने उसको गैर फितरी तरीके से डिसमेंटल किया। इस वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं। और ये बात कि जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोगों के विल के खिलाफ जाती है, उस तरह पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की विल के खिलाफ जाते हैं। मैंने 2018 में इमरान खान की जगह नवाज शरीफ साहब को वोट इसलिए दिया था क्योंकि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। तो ये वो वजह है जिस मुल्क के अंदर चौकीदार और मालिक के दरमियान इस तरह का एक एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप कायम हो, क्या वो मुल्क आगे जा सकते हैं आरजू? कभी नहीं जा लेकिन सकते। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मतलब है, वोटिंग का कोई मतलब है? यहाँ तो पहले से सब डिसाइड हुआ होता है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो फिर इलेक्शन का ड्रामा मैं क्यों? आपकी बात से 100% नहीं 200% इत्तेफाक करता हूं। पिछले दिनों मेरी नजर से खबर गुजरी कि 10 अरब रुपए के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीजन यानी वजारत खजाना ने 27 अरब रुपए मजीद जारी कर दिए हैं। यानी 37 अरब रुपए खर्च करके पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ये मालूम करेगा और पाकिस्तान के लोग कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मर्जी क्या है। बिल्कुल, और ये तो सबको ही मालूम है। तो ये जी हाँ। पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? एग्ज़ैक्टली, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास जमहूरी इदारे हैं, हमारे पास पार्लियामेंट है। और इन्होंने और मेरी रात को ही अपने वालिद साहब से बात हो रही थी कि हमें इमरान खान से 1 करोड़% इख्तिलाफ़ है। इमरान खान की रियासत-ए-मदीना की जो टोटलिटेरियन पॉलिसीज़ थी, मैं उनसे दिली नफ़रत करता हूँ। इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने अपने मफ़ाद के लिए पाकिस्तान की फौज के असल किरदार को लोगों के सामने एक्सपोज किया है ना आरज़ू काज़मी, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी तवक्को नहीं थी कि कोई बंदा इतना हमारे खिलाफ जाकर लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। आज पाकिस्तान के लोगों को पता है कि उनके रियल किंग मेकर्स कौन हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां पर तय होती है, पाकिस्तान की मुआशी जो तरजीहात है वो कहां पर तय होती है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को यकीन दहानी करवाई है कि वो इक्तदार में आने के बाद 18वीं तरमीम जो कि सूबाई खुद मुख्तारी को असर्टन करती है, उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएंगे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो फासले और एक दूसरे के ऊपर लफ्जी हमले हैं बढ़ रहे हैं आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन खैर हम न्यूज़ के ऊपर नज़र रखेंगे और आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे, और यकीनन जैसे-जैसे कोई नई खबर आएगी उस पर हम अवैस आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन बहुत किया। बहुत शुक्रिया आरजू। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू टेक